नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। हमेशा सॉल्यूशंस लेके आते हैं, लेकिन सॉल्यूशन से पहले प्रॉब्लम की बात करनी पड़ती है, वरना कैसे समझ में आएगा कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस दोनों पे आने से पहले आपको बता दें कि जो नीचे नंबर है ये आपके लिए है, यहीं पे आपको कॉल करना है, यहीं पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। इस प्रोग्राम के एंड पे एक सुपर टिप भी होती है, एस्ट्रो टिप कहते हैं हम उसको। एस्ट्रो टिप है आपके लिए, और वो एक ऐसी टिप होती है जो कि इसका आधार बहुत बड़ा होता है, जो सबके लिए होती है। मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम का इतना छोटा सा सोल्यूशन होता है। आप ये सोच आप ये ज़रूर सोचेंगे जो एस्ट्रो टिप सुनने के बाद कि इतनी सी बात थी और हम इतने सालों से उसको लेके बैठे हुए थे। तो वो जो इतना सा सोल्यूशन है इतनी बड़ी बात का, वो आपको प्रोग्राम के एंड में मिलता है। तो इस प्रोग्राम की खास बात यही है कि हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, हम चीज़ों को उलझाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम जितना सुलझा सकें और ख़ुद जितना सुलझ सकें, उसके साथ साथ इसकी कोशिश जो है वो की जाती है। बाकी टेलीफोनिक कंसल्टेशन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो भी जैसे अभी सेफ्टी रखनी है, ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना है, तो आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। ओवरसीज़ में जो बैठे हैं, इंडिया में जो बैठे हैं, कहीं से भी टेलीफोनिक कंसल्टेशन तो कहीं से भी हो सकती है, कॉन्वर्सेशन कहीं से हो सकती है, तो आप ये कर सकते हैं। तो आज जो हमने बात करनी है वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी बातें उस बात से जुड़ी हुई हैं। आज हमने बात करनी है पितृदोष की। कुंडली में अगर कोई ऐसा दोष बता दिया जाए जिसके आगे ना तो हमारी सेटलमेंट हो, ना ही हम आगे बढ़ पाएँ, ना ही हमारी प्रॉपर्टी बने, ना ही ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने वाली जो अंदर बात होती है उसको हम पूरा कर पाएँ, हमारे सपने जो हैं वो सारे अधूरे रह जाएं, ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा और कौन सा दोष है, या ऐसा कुंडली में क्या है? पितृदोष को इतना ज़्यादा ऐसा क्यों मानते हैं, या फिर क्या ऐसा हो जाता है कि उस कुंडली को ही श्रापित कुंडली कह देते हैं? ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब अगर होता है तो क्या होता है, और अगर होता है तो इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सारे सवाल हैं मन में, तभी मैं फास्ट हो रही हूँ। तो मैं पहले मुझे लगता है कि मैं सवाल कर लेती हूँ, जवाब तभी मिलेगा मुझे। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्ते। सुनील जी, जब हम बात करते हैं कुंडलियों की, तो अलग अलग कुंडलियाँ अलग अलग तरीके से सामने आती हैं। फिर मैंने एस्ट्रोलॉजिस्ट को कहते सुना, आपकी तो कुंडली बहुत बहुत बढ़िया कुंडली है। फिर कुछ कहते हैं कि आपकी तो कुंडली श्रापित है, कहते हैं आप में तो पितृदोष है, आप में और दोषों का नाम लेते हैं जो मुझे शायद नहीं आते। लेकिन इस सब का मतलब क्या? सबसे पहले तो पितृदोष क्या, और मतलब उसके होने से होता क्या है, और उसको ठीक किया जा सकता है? पुनीत जी, आपका जो आज क्वेश्चन है बड़ा सभी के काम आने वाली चीज़ है। अब जो इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ रिसर्च का पार्ट है मेरे, और बहुत फ़ायदे वाली चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो आपको खुद पता चलेगा कि हमारी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। आमतौर पे लोग आते हैं, पूछते हैं, सर कुंडली में कोई दोष है, खास करके पितृदोष है, कुंडली श्रापित तो नहीं है? क्योंकि श्रापित कुंडली के ऊपर मैंने एक एपिसोड किया था, आप अगर यूट्यूब पे देखते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। श्रापित दोष के ऊपर पूरा का पूरा मैंने एपिसोड किया था कि कौन सी कुंडलियाँ, कैसे कुंडलियाँ श्रापित होती हैं। ये एक ऐसा दोष है जो व्यापार बन गया। व्यापार कैसे बन गया? आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है जी, लाखों की पूजा होगी, और लोग करवाते हैं क्योंकि पितृदोष है, क्योंकि दिमाग के अंदर वो वहम बैठ गया। कई बार सोल्यूशन हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता, लेकिन इसके उपाय बड़े छोटे छोटे हैं। आप हैरान हो जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि इसके उपाय इतने छोटे छोटे होते हैं। पहले ये जानिए कि है क्या पितृदोष। क्या है पितृदोष आपकी कुंडली के अंदर? आज सिंपल टर्म्स में बताने जा रहा हूं कि वैसे तो मैं मानता हूं कि हर कुंडली के अंदर पितृदोष है, हर कुंडली के अंदर पितृदोष है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिंग पेंडिंग है ही है, आपके इंसेस्टेंस का रिंग पेंडिंग है ही है। फिर भी मैं आपको थोड़ा कट शॉर्ट बताता हूं कि पितृदोष देखा कैसे जाता है। कुंडली के अंदर 5 भाव ऐसे हैं और कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो पितृदोष फॉर्मेशन करते हैं। राहु का 2nd हाउस में बैठना, कुटुंब भाव में। राहु का 5म घर में बैठना, आपकी जहां से एजुकेशन देखी जाती है। कुंडली के अंदर राहु के का 7म भाव में बैठना, कुंडली के अंदर राहु का भाग्य स्थान में बैठना, और कुंडली के अंदर राहु का 12वें स्थान में बैठना। कुंडली के अंदर गुरु का इन्हीं घरों के अंदर बैठना पितृदोष फॉर्मेशन करवा देता है। कुंडली के अंदर राहु का चंद्र के साथ बैठ जाना पितृदोष बनवाता है। राहु का शनि के साथ बैठ जाना पितृदोष बनवाता है। किसी भी घर में बैठ जाएं, उस घर को लेके आपको प्रॉब्लम जिंदगी में फेस होगी ही होगी।
कुंडली अपनी चेक कीजिएगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु शनि का कॉम्बिनेशन, राहु चंद्र का कॉम्बिनेशन कहीं मिल रहा है, क्लोजली कंजक्ट हैं, बहुत क्लोजली कंजक्ट हैं, तो आप मान लीजिए उस कुंडली के अंदर पितृदोष है, उस घर को लेके आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी ही होगी। मान लीजिए लगन में है तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ हमेशा डावाडोल रहेगी और आप हमेशा अपनी हेल्थ के लिए वरिड रहेंगे, हमेशा टिल लाइफ। आपको ये फील होगा कि सारी जिंदगी बीमारी में काट दी। कुंडली के अंदर चौथे घर में अगर ऐसा पितृदोष बन जाए तो कहीं ना कहीं आपको ये हमेशा फील होगा कि मेरे से सुख दूर रहे, हमेशा सुख मेरे से दूर ही रहे। मैंने इतना जिंदगी में स्ट्रगल किया, मैंने इतनी कमाई की, मैंने पैसा कमाया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैंने उन चीजों का सुख नहीं भोगा। कुंडली के अंदर अगर भाग्य स्थान के अंदर आपके बन जाए ये दोष, तो आपको ये फील होगा कि मैंने सारी जिंदगी स्ट्रगल की लेकिन भाग्य में मुझे कुछ नहीं मिला, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चलेगी और जिंदगी भी खाली निकल गई। ये ऐसी फॉर्मेशंस हैं कुंडली के अंदर। ये मैं बहुत 5% बताया है, बहुत लंबा चौड़ा इसका जो है डेफिनेशन है, बड़े ग्रह इसके साथ जुड़े हुए हैं जब ये पितृदोष बनता है। एक चीज ऐसी बताने जा रहा हूं, शायद आपने सुनी हो या ना सुनी हो। एक पितृदोष कब बनता है? एक पितृदोष तब बनता है जब आप अपने पूर्वजों की रीति रिवाज बंद करते हैं। आज हम मॉडर्नाइजेशन टर्म यूज करते हैं कि हम तो मॉडर्न हो गए हैं, बच्चे मॉडर्न हो गए हैं। हम उस समाज से जो हमारा समय पहले था उससे बाहर आ चुके हैं और आज जो समाज है बिल्कुल चेंज हो चुका हुआ। हम तो नए समाज में जी रहे हैं। हम इस चीज को नाम देते हैं मॉडर्नाइजेशन। और कहीं ना कहीं हमने अपने एंसेस्ट्रल्स की रीति रिवाज को ताला लगा दिया, ब्रेक लगा दी, बंद कर दिए, और उसका कर्ज जो है वो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ता है। वो छोटी सी एग्जांपल देता हूं, समझने में आपको थोड़ा सा आसानी होगी। कई बार लोग आते हैं तो मैं चीजें पूछता हूं कि आपके घर में कोई रीति रिवाज था, ऐसा रीति रिवाज आपके पेरेंट्स ने किया है, आपके दादाजी ने, आपके परदादाजी ने किया है। एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक परिवार था जो मेरे पास आता है और मैं उनसे उनकी कुंडली देखता हूं, क्योंकि मेरी आदत है मैं कई बार आपकी पिछली लाइफ में घुसने की कोशिश करता हूं, क्योंकि डायग्नोस जब करते हैं तो हिस्ट्री जानना जरूरी होती है। तो कई बार पूछता हूं, छोटी प्रॉब्लम हो तो इतना अंदर तक जाने की जरूरत नहीं होती। जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो, बहुत ज्यादा बड़ी हो, जान पे आई बनी हो, तो फिर थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है। फिर आपको उस चीज को डायग्नोस करने के लिए हिस्ट्री जो है वो आपको पढ़नी पड़ती है। तो मैं बात कर रहा था कि क्लाइंट आते हैं, अपने वाइफ के साथ आते हैं और कहते हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम थी। तो मैंने उनसे एक चीज पूछी कि आपके फैमिली में आपके पिताजी या आपके दादाजी ने कोई ऐसा काम किया है जो आप नहीं कर रहे? पहले उनको समझ नहीं आया कि सर नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा रीति रिवाज नहीं है, कोई ऐसा पेंडिंग काम नहीं है जो वो करते तो हम नहीं कर रहे या हमने नहीं किया हो। फिर उनको याद आता है कि सर हम हर साल, हमारे पिताजी जब छोटे थे, हमारे पिताजी, हमारी फैमिली, हमारा परिवार भंडारा लगाता था। जब भी पूर्णमासी आती थी तो हमारे घर के बाहर भंडारा लगता था। वो हमने कुछ टाइम के बाद हमने बंद कर दिया। हुआ क्या, पहली बार जब अब कनेक्टिविटी कैसे बनी, उनको याद आने, सारे इंसिडेंट याद आने शुरू हो गए कि जब उस भंडारे का टाइम आता है तब हमारे घर में इंसिडेंट होता है। पहले इंसिडेंट हुआ कि इनके ऊपर किसी ने जो है केस कर दिया कि ऑफिस में काम करते थे, किसी ने केस कर दिया, एलिगेशन लग गया। लोग सूर्य ढूंढते रह गए कि सूर्य पीड़ित है क्योंकि एलिगेशन लगा है, सूर्य पीड़ित होगा, लेकिन कहानी कुछ और थी। डायग्नोस का पार्ट है, कहानी कहीं और थी कि एंसेस्ट्रल की तरफ से कोई चीज रुकी हुई थी। फिर उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि सर जब टाइम पास आया, अब हमें याद आ रही हैं सारी इंसिडेंट्स। तो हमें याद आया कि सर जब मेरा बेटा हुआ तो बेटे की लेग में प्रॉब्लम थी, टांग में प्रॉब्लम थी। अब टांग में प्रॉब्लम है तो सीधी सीधी बात शनि से जुड़ी हुई है। लोग शनि चेक करते रह गए कि शनि की प्रॉब्लम होगी, हाँ, लेकिन शनि के साथ जुड़ी हुई है एंसेस्ट्रल्स, बुजुर्ग आपके शनि है। तो अब उनका हुआ क्या, उनकी वो जो पुरानी रीत बंद की हुई थी वो चलवानी शुरू की। केस भी रफा दफा हुआ। बेटा ठीक, क्योंकि बेटा तो प्रॉब्लम लेके पैदा हुआ तो वो चीज ठीक तो हो नहीं सकती, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे सेटल होने शुरू हो गए, प्रॉब्लम्स कम होनी शुरू हो गई। ये पितृदोष होते हैं, या ये जो दोष होते हैं ये कई बार होते हैं। आप भी
आपके घर में अगर प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप ये मुझे शो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आप चेक कीजिए अगर आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है, आपने दुनिया भर की ज्योतिषियों के साथ कुंडली आपने डिस्कस कर ली, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो चेक कीजिए कहीं कोई ऐसी रीति रिवाज तो नहीं बंद हुआ जो आपने बंद कर दिया और वो आपके एंसेस्टर करते आ रहे थे। आपको कोई ना कोई चीज याद आ जाएगी। मंदिर में दान देते हैं लोग, दादाजी ने दान दिया, फादर ने बंद कर दिया, वो जिंदगी भर सेटल ही नहीं हो सके, ऐसा केस भी है। तो वो दोबारा स्टार्ट करवाए तो चीजें ठीक होनी शुरू हो गई। तो ये चीजें होती हैं, ये दोष होते हैं आपकी कुंडली के अंदर होते हैं। एक चीज मैं और बताऊं, ग्रहण होना, कुंडली के अंदर ग्रहण लगना, राहु चंद्रमा इकट्ठे बैठे हों, सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे हों, अमावस्या योग बनाता है, और राहु और चंद्रमा इकट्ठे हों, ग्रहण होता है। सूर्य राहु के साथ बैठा हो तो पीड़ित हो जाता है, ग्रहण लगता है। लेकिन ग्रहण देखना कैसे है ये भी मैं बताऊंगा आपको। कई बार ग्रहण, कई लोग क्या करते हैं, देखते हैं सूर्य और राहु इकट्ठे हैं, ये जी कुंडली में ग्रहण लगा हुआ जी, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। अब ग्रहण होता क्या है? ग्रहण अब 21 जून को जो ग्रहण लगा, 21 जून को जो ग्रहण लगा, वो ग्रहण कैसे लगा, उसका एक टाइम निकाला गया। उसका जो हमारे भारत के जो ज्योतिष हैं, जो अंदर तक डील करते हैं इस चीज को, जो शास्त्र पढ़ते हैं या जो नक्षत्र निकालते हैं, जो मुहूर्त निकालते हैं, जो बहुत अंदर तक ग्रंथों को पढ़ते हैं, उन्होंने जब ये ग्रहण का टाइम निकाला तो एक पर्टिकुलर टाइम निकल के आया कि इस टाइम पे सूतक पड़ेगा, यानी कि शैडो पड़ जाएगी, और इस टाइम पे ग्रहण पूरा एक्टिव होगा। वो एक्टिव होना, अगर वो एक्टिव है तो आपकी कुंडली में ग्रहण है। वो एक्टिव कैसे होता है? जब राहु और सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है, डिग्रिकली इतनी क्लोज हैं कि वो एक दूसरे के सामने से। ग्रहण होता क्या? ग्रहण होता है जब आप एक दूसरे के सामने खड़े हैं, बिल्कुल सामने। एक इंसान यहां खड़ा है, एक इंसान यहां खड़ा है, ये ग्रहण नहीं है। या एक इंसान यहां, एक यहां है, वो ग्रहण नहीं है। हो सकता है आपकी कुंडली में एक बॉक्स के अंदर, एक खाने के अंदर, एक भाव के अंदर दोनों ग्रह इकट्ठे पड़े हैं, सूर्य और राहु इकट्ठे पड़े हैं, लेकिन अगर वो डिग्रिकली दूर हैं तो इफेक्ट इतना नहीं आएगा। अगर वो डिग्रिकली बहुत क्लोज है, इसमें प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगी। अगर वो डिग्रिकली क्लोज हैं, एक दूसरे के सामने हैं, सपोज कीजिए 6 डिग्री के सूर्य हैं और 6 ही डिग्री के राहु हैं, या 5.5 डिग्री के राहु हैं, या 6.5 डिग्री के राहु हैं, 6 डिग्री के 7 डिग्री के राहु हैं, तो वो ग्रहण दोष है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ लगेगी कि ग्रहण कब बनता है, कुंडली में देखा जाता है। वो फिर ग्रहण सारी जिंदगी इंसान के दिमाग में घूमता रहता है कि मेरी कुंडली में ग्रहण है, मेरी कुंडली में ग्रहण है। वो ग्रहण कैसे देखा जाता है? जब डिग्रिकली क्लोज हो, एक दूसरे के साथ हो, बिल्कुल आमने सामने हो, डिग्रिकली पास हो, तो ग्रहण माना जाएगा, वरना ग्रहण नहीं माना जाएगा। वो ग्रहण जैसे इफेक्ट देगा, लेकिन ग्रहण नहीं माना जाएगा। उसके उपाय कुछ और होंगे और ग्रहण के उपाय कुछ और होते हैं। सो थोड़ा सा अवेयर रहिए, कुंडली अपनी खुद जांचा कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी आइडिया है, थोड़ा सा भी देखना आता है, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं तो पढ़ा कीजिए। किसी की बातों पे विश्वास कर लेना और उस बातों को, अपनी कुंडली किसी समझदार इंसान के हाथ में देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत समझदार हूं, मेरे हाथ में दीजिए, ऐसा नहीं है। बहुत दुनिया में बहुत लोग बैठे हुए हैं, आपके शहर में बैठे हुए हैं जो बहुत समझदार हैं, बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, कंसेप्ट उनके क्लियर हैं। सो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हम भी अधूरे हैं, हम भी पूरे नहीं हुए अभी तक, हम भी, हमारे लिए रिसर्च बहुत पेंडिंग पड़ी हुई है। मतलब रोज कोई ना कोई चीज सामने ऐसी आ जाती है जो रिसर्च का पार्ट बन जाती है कि ये कैसे हुआ। सो कुंडली क्लियर पढ़ना जानना चाहिए। आप किसी की बातों में ना आए, लाखों रुपए मत खर्चें कि मैं सूर्य और राहु की पूजा करवा लूं। कई बार राहु शांत नहीं करने होते, 10वें घर में राहु पड़े हुए, शांत करने की जरूरत नहीं है आपको। नीच के हैं वो बात अलग है, लेकिन जरूरत नहीं है। सूर्य राहु इकट्ठे हैं, ये आपको हाइप भी बहुत देते हैं, बहुत अच्छी हाइप देते हैं, बड़ी अच्छी हाइट देते हैं, नेम एंड फेम दे देते हैं। राहु लिमिटलेस है, सूर्य आपके जिंदगी के अंदर आपकी आत्मा है और आपको गवर्न करवाते हैं। जिंदगी में गवर्न करेगा इंसान, सरकार राज इसको मिलेगा, इसको बहुत बड़ी गद्दी मिलेगी। सूर्य राहु के कंजंक्शन वाले IAS IPS भी बनते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, प्लेसमेंट कहाँ है, देखना कैसे है, डिग्री के लिए कितनी क्लोज है, ये डिपेंड करता है। लोग राहु शांति की पूजा करवा लेते हैं, करियर ठप हो जाता है। सो सोच समझ के और समझ के किया कीजिए जो भी करना है। ज्यादा नहीं है तो शो के साथ जुड़े रहिए, बहुत इंफॉर्मेशन इसमें मैं आपको दे दूंगा। एक बात और मैं जानना चाहती थी, मुझे नहीं पता ये सवाल कितना वाजिब है। हमने जब बात की श्रापित कुंडली की, हमने बात की पितृदोष की, तो ये जो नाम है श्रापित कुंडली, मतलब आपकी बातों से ऐसे लगा कि ये सॉल्यूशंस हैं जी। अगर कुंडली में कुछ गड़बड़ है तो ज्योतिष उसको सॉल्यूशन देता है, ज्योतिष के पास सब कुछ है। लेकिन ये नाम ऐसा श्रापित कुंडली जैसे कुछ कभी सही नहीं होगा, ऐसा क्यों? मतलब ऐसा इतना सख्त नाम क्यों है इसका? देखिए, ये ना पुनीत जी टर्म ना बनाई गई है, दरअसल ऐसी टर्म है कोई नहीं है, ये टर्म बनाई गई है
कि क्योंकि इसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि श्रापित अब कुछ कभी सही नहीं होगा। सही कहा आपने कि पहले जब ऋषि मुनि होते थे, किसी को श्राप देना था तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती थी। हमने टीवी सीरियल्स में बहुत सारे धार्मिक ऐसे सीरियल्स देखे हैं जिसमें एक ब्राह्मण है, वो श्राप दे रहा है और उसकी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। तो ये श्रापित वर्ड कैसे आया? कुंडली के अंदर कर्स हो गया, कुंडली के अंदर श्राप लग गया। श्राप किसका लग गया? राहु का लग गया, शनि का लग गया। कोई ना कोई ज़िंदगी में ऐसा आपके पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से प्लेसमेंट ग्रह को ऐसी मिली। इस वजह से वो श्राप वर्ड यूज़ किया गया। श्रापित वर्ड बहुत भारी भरकम वर्ड है और मैं ये सोचता हूँ कि इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति को ये सीधा हिट करता है। आपको ये लगेगा कि ये तो अब मेरी ज़िंदगी में मैं कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा है नहीं। श्रापित कुंडली कहने के बजाय दोष कह सकते हैं कि हाँ ऐसा दोष है, लेकिन श्रापित वर्ड मेरे हिसाब से यूज़ नहीं करना चाहिए। है तो ये श्राप ही है जो आपकी कुंडली में कर्स बन के आया है, बट इस टर्म को यूज़ ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि पॉजिटिविटी कहीं से भी आनी चाहिए। नेगेटिव जब कुंडली सामने हो तो नेगेटिविटी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए किसी को, ताकि उसको हौसला मिले कि हाँ ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता हूँ। और यकीन मानिए कई लोगों की कुंडली इतनी डैमेज है, लेकिन वो राइज ऐसे किए हुए हैं कि शायद उन्होंने कुंडली कभी खोल के देखी भी ना हो, उनको पता ही नहीं कुंडली होती क्या है, और कुंडली उनकी वीक है, डैमेज है, लेकिन अपने दम पे आशीर्वाद के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ, बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ, लोगों के आशीर्वाद के साथ उन्होंने ज़िंदगी में बहुत तरक्की की है। ऐसे केसेस भी हैं मेरे पास। और पितृदोष के अलावा और कौन से ऐसे दोष होते हैं जो कि कुंडली में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स डाल सकते हैं और जिनको सही भी किया जा सकता है? जी, योगों की और दोषों की बात करूं तो 1036 योग हैं। लाल किताब कहती है, जहां तक मैंने पढ़ा, कि 1036 तरह के दोष और योग हैं। और इनमें हम ये भी बात नहीं कर सकते कि ये दोष कॉमन है, क्योंकि जितनी ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता ऐसा कभी भी। ऐसा नहीं है, दोष बहुत है। हाँ। और इतने दोष पढ़ पाने भी मुश्किल हैं, क्योंकि एक डॉक्टर जो होता है, या मैं एक डॉक्टर की एग्जांपल लूं तो वो रोज पढ़ते हैं, उनको अपने को अपग्रेड करने के लिए रोज पढ़ना पड़ता है। लेकिन उनके लिए पैरासिटामोल जो है वो कॉमन है, नॉर्मल है, लेकिन दोष ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो ये हमें भी रोज पढ़ना पड़ता है। मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ता हूँ, क्योंकि ये समंदर बहुत गहरा है। इसमें तो मैं कहता हूँ 2-3 जन्म भी कम हैं। ये खत्म नहीं, ये जो स्टोरी है एस्ट्रोलॉजी की, खत्म हो ही नहीं सकती। इसको रोज़ पढ़ना पड़ता है। मैं रोज़ आधा घंटा 1 घंटा जितना टाइम निकलता है मेरे लिए, हालांकि टाइम निकालना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, फिर भी मैं निकालता हूँ। और पीछे लॉकडाउन रहा तो मेरे को थोड़ा टाइम मिला, मैंने पढ़ा, और अब भी मेरी आदत है, शुरू से आदत है, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं उसको गहराई तक जानने की कोशिश। मैंने बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स पढ़े हैं, बहुत दिग्गज एस्ट्रोलॉजर पढ़े हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा है, उनकी रिसर्च पढ़ी है, उनका एक्सपीरियंस पढ़ा है, और उनका एक्सपीरियंस कहता है कि एस्ट्रोलॉजी 100% सच है। यूज़ करने वाला, यूटिलाइज करने वाला इंसान गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है। कोई भी ज्ञान गलत नहीं है, कोई भी किताब गलत नहीं होती। इसको पढ़ने वाला, इंटरप्रेट करने वाला, उसको प्रेजेंट करने वाला गलत हो सकता है, लेकिन ज्ञान कोई भी गलत नहीं है। सो नटशल यही है कि थोड़ी सी कुंडली खुद भी पढ़ना सीखें, थोड़ा सा खुद जानना चाहिए, अपनी एस्ट्रोलॉजर आप खुद बने। थोड़ा सा आप, मैंने ये नहीं कहता कि आप इलाज ही कर लें अपना, इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज रखना अच्छी बात है, इलाज करना गलत बात है। इलाज आप नहीं कर सकते अगर आप सर्टिफाइड नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, तो इलाज मत कीजिए। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें चलती हैं, हर इंसान, मतलब मैंने देखा है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ABC भी नहीं आती है, वो भी लगे हुए हैं, डॉक्टर बने हुए हैं, इलाज बता रहे हैं, और कॉस्मेटिक्स के आपको बता रहे हैं तरीके, कैसे स्किन आपकी ग्लो करेगी, कैसे आपको प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। कुछ लोग मैं कहता हूँ कि किंग हैं, एस्ट्रोलॉजी के किंग बने हुए हैं, कि वो ऐसे उपाय बताएंगे, शायद मैंने भी ना सुने हो। तो मतलब सुन के हंसी भी आती है कि विदाउट डिस्कशन, डायग्नोज, बिना कुंडली देखे एक ऐसे उपाय भी बताते हैं जो कुंडली में सिर्फ कुंडली देख के करने होते हैं, वो भी बता देते हैं, और बैकफायर करती हैं। ऐसे उपाय बैकफायर करते हैं, रिजल्ट बड़े खराब हो जाते हैं उसके। और इन चीज़ों से बचना चाहिए। अपना इलाज करने से पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए। जानना, नॉलेज रखना, इन्फॉर्मेशन रखना इस बहुत अच्छी बात है, लेकिन इलाज करना जब करने की बात आए तो किसी ना किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी बड़ी ज़रूरी है। तो एक्सपर्ट की सलाह जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टिप जो है लेनी है, लेकिन एक आखिरी सवाल उससे पहले ज़रूर लेंगे। जब आपके पास ऐसी कोई कुंडली आती है, जिसे हमें श्रापित नहीं कहना है, आपके पास कोई ऐसी कुंडली आती है जिसमें दोष होते हैं, तो आप उसको किस तरीके से डायग्नोस करते हैं? क्योंकि हर किसी के दोष की इंटेंसिटी अलग अलग है, हर किसी को उपाय जो है वो अलग अलग तरीके से काम करेंगे। वो इंसान ऑलरेडी इतना नेगेटिव है, उसको पता है उसकी कुंडली में दोष है, उसको 4 लोग जो है वो वैसे ही भगा चुके हैं कि आप ये कीजिए वो कीजिए, तो क्या तरीका क्या रहता है? तरीका बड़ा सिंपल है जी। जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं कि हमें किसी मुर्दे के अंदर जान फूंकनी होती है,
एक इंसान इतना डामाडोल होकर आता है और जब उसकी कुंडली के अंदर कुछ चीज़ें अच्छी बताई जाती हैं, हालांकि बुरी चीज़ें दिखती हैं केवल मेरे को, मैं देखती है, मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन अपने को करना है, तो आपको या किसी भी प्रैक्टिशनर को जो प्रैक्टिस कर रहा है, ये बिल्कुल मत कहा कीजिए कि आपकी कुंडली में दोष है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, जो होना वो होके ही रहना है। वो तो उसको पता है, वो ईश्वर को भी पता है, आपको भी पता है, उसको भी पता है, पर मेरे हिसाब से उसका जो मोटिवेशनल लेवल उसका बढ़ाना चाहिए, उसको मोटिवेशन देनी बड़ी ज़रूरी है और उपाय कराने हैं, कराइए। और आपको अगर कोई दोष ऐसा दिख रहा है जो वाकई में ही बहुत गंदा दोष है कुंडली के अंदर, उसका उपाय दे दीजिए। बताने की, ज़्यादा डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को डिप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्सेशन, आपसे अगर कोई रिलैक्स, मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरे ऑफिस से कोई इंसान हंस के बाहर निकला तो मेरी एस्ट्रोलॉजी करनी सफल है। किस्मत, आपके रिजल्ट्स आपकी ज़िंदगी में जो मिलने हैं, आपको फल मिलना है, मेरे दिए उपाय का आपको फल मिलना, वो ईश्वर ने देना, वो मैंने नहीं देना, वो ईश्वर देगा। ना ही मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं बोलूँगा और हो जाएगा, नो। ये ईश्वर के हाथ की, ये डोर उसके हाथ में। मैं जब एस्ट्रोलॉजी करता भी हूँ तो उसको साक्षी मान के करता हूँ कि ईश्वर इसका ये हल कर देना, और कई बार हल होता है और इंस्टेंट हो जाता है, और लेकिन फल जो है उस ईश्वर के हाथ में है। मेरी कोशिश है, डॉक्टर की कोशिश होती है, डॉक्टर कहते हैं, आपने सुना होगा कि हम दवा करेंगे, आप दुआ करना, हम भी दुआ करेंगे। ये जो दुआ है ये बहुत ज़रूरी है, और मेरे केस में भी ऐसा है, और किसी के केस में भी ऐसा होना चाहिए जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं। आप अपना काम कीजिए, रिजल्ट उस ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो पॉजिटिविटी जो है वो इस प्रोग्राम में भर भर के है। अब जाते जाते एक पॉजिटिव एस्ट्रो टिप भी ले लेते हैं। आज पितृदोष की बात कर रहे हैं पुनीत जी, श्रापित कुंडलियों की बात कर रहे हैं, डैमेज कुंडली की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको आज एक नहीं दो टिप आपको मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे कारगर उपाय हैं। आपकी कुंडली के अंदर अगर पितृदोष बन रहा है तो आपको लाखों की पूजा करवाने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, हर अमावस को सुबह 10 बजे के आसपास खाना बनाइए, खाना रेडी कर लीजिए, जो खाना आप खाते हैं और जो भी आप अपने घर में रूटीन में बनाते हैं, उसमें 2 चीज़ें ऐड कीजिए। एक, आप गोभी की एक सब्जी और एक खीर, ये 2 चीज़ें बना के, जो आते हैं बर्तन आते हैं, ये बर्तन स्टील के नहीं लेने, प्लास्टिक के नहीं लेने हैं, जो पत्तल आते हैं, जो पत्ते के बने होते हैं बर्तन, उसके अंदर डाल के, कटोरियाँ उसमें बनी होती हैं, उसके अंदर डाल के चपाती, पूड़ियाँ, वट जो भी आपको ईजी लगे वो आप करके, जितनी भी क्वांटिटी आप लेके, इसको 10 बजे सुबह जो है पीपल के पास छोड़ के आया कीजिए, हर महीने कीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। नंबर 1। नंबर 2, अमावस को किसी ना किसी अननोन बंदे को खाना जरूर खिलाया करें। इससे आपका पित्त दोष जो है, आपको नहीं पता किसको खाना खिलाया, लेकिन आपने जिसको खिलाया उसकी आत्मा तृप्त है और कहीं ना कहीं उसकी दुआ निकली हुई आपके लिए काम आती है। ये 2 काम किया कीजिए, और ये लाखों की पूजा, ये हो जाएगा, हम वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, इन चीज़ों से बाहर आइए। सिंपल उपाय है, ये कीजिए, और करके कुछ महीनों में आपके रिजल्ट आपके सामने होंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो फिर बात तो रिजल्ट्स की है ना, बात यही है कि जो बातें कही गई हैं, जो भी सुनील जी के पास आते हैं उन्हें रिजल्ट्स मिले, उन्हें जो वो चाहते हैं वो मिले, तो वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको डायरेक्शन जो है वो सही पकड़नी पड़ेगी। तो आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।